सभी को नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? हाँ, अनम्यूट कर रखा है आप सभी को। वीडियो ऑन करिए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सिंगला सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसा लगा कल वाला सेशन आप सभी को? नमस्कार बहुत सर। अच्छा था। नमस्कार मित्तल मैम, क्या हाल चाल है? नमस्कार। बढ़िया। आप सुनाइए सर, आप ठीक है? बस हम भी बढ़िया हैं। ओके। ठीक है, कल वाला सेशन सभी को समझ में आया था? हाँ जी, हाँ जी। मजा आया था? बहुत बहुत। चलिए, अच्छी बात है। तो आज कुछ नया सीखने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत मजेदार चीज होने वाला है। आ, ये आवाज। मधु मैडम, आप उपस्थित हैं यहाँ पे? जी राहुल सर, मैं करती हूँ। हाँ। सर कल की रिकॉर्डिंग थी क्या? मैंने देखा नहीं, मिस नहीं कर किया मैंने कल का ना। क्या बात कर रहे हो, रिकॉर्डिंग नहीं मिला आपको? मैंने देखा ही नहीं अभी। मैं सोच रही थी कि शायद रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप आज में ज्वाइन डाली हुई किया। है। रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाला हुआ है मैडम, रामायण ग्रुप में भी अच्छा, डाल दिया था। ठीक है सर, है देखती ना? हूँ मैं। हाँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ओके ओके। जी। अगर नहीं मिला है तो मेरे चैनल पे है ये। ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ। थैंक यू सर। ओके। चलिए। जी विजय सर, आपका क्वेश्चन है कुछ? विशाल सर। जी सर, जयराम जी की सर। हाँ, जय श्री राम सर। सर कैसा लगा कल। क्लास से निकल कर इधर ही आ गए आप? जी, है ना? बहुत। हैंड रेस हो रहा है, बताइए। तो सर कल जो आपने मंगल को दशावतार में नरसिम्हा अवतार से इक्वेट किया था, हाँ और शुक्र को आपने दशावतार में परशुराम जी से इक्वेट किया था। हाँ और दोनों में गुस्से वाला स्वभाव भी बताया था, और दोनों में भक्त के प्रति प्रेम वात्सल्य वो वाले भाव भी बताए थे। हाँ। तो कैसे डिफरेंशिएट करें दोनों? क्योंकि याद रखने के लिए बहुत अच्छा उचित तरीका है कि भगवान के नाम याद रहते हैं, उससे करेक्टर याद हो जाता है। पर बिल्कुल। यहाँ यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या? मतलब डिफरेंशिएट कैसे करें? दोनों के गुणधर्म दोनों एक के जैसे अवतार में हैं। क्या क्या विशेषताएं था? एक तो खंबा फाड़ करके आए थे, खम और फॉर दूसरे, नरसिंह अवतार। हाँ, है और ना? दूसरे ने काफी लंबे समय तक वेट किया था ठीक है। दूसरे राम ने काफी भगवान जी लंबे के समय आने तक तक। वेट किया था, यही जी मूल जी। चीज है। कि ओके। मंगल का स्वभाव होता है कि वो ध्वस्त कर देता है चीजों को। जी ठीक बात है। जब मंगल लड़ाई करने में आता है तो चीजें ध्वस्त हो जाती है। लेकिन जब परशुराम जी की बात आती है तो उन्होंने बहुत वेट किया, बहुत धैर्य किया। मतलब शुक्र को बोलते हैं कि धैर्य। आप जिससे प्रेम करते हो ना, तो आपको जन्म जन्म का भी वेट करना पड़ता है कि भैया हम उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे। और जन्म जन्म की बात पूरे दशा अवतार में सिर्फ परशुराम जी ही कर पा रहे हैं। अन्य किसी ग्रह के बारे में, अन्य किसी अवतार के बारे में ऐसी कहानियां हैं? नहीं। सिर्फ परशुराम और राम आमने सामने मिले हैं। क्या हम्म, ऐसा हुआ कि राम और कृष्ण आमने सामने मिल गए? नहीं क्या कृष्ण और गौतम बुद्ध आमने सामने मिल गए? ऐसा नहीं। नहीं हुआ। मतलब ये अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। मतलब अपन बात करते हैं ना कि भगवान विष्णु के दशम अवतार, मतलब वही राम बन के आए हैं, वही कृष्ण बन के आए हैं, वही परशुराम बन के आए हैं। तो जब वही बनकर आए हैं तो दो दो लोग कैसे आ गए? राम और परशुराम आमने सामने कैसे हो गए? प्रश्न तो मन में आता होगा ना कभी कभी तो, कि जी जब वही हैं तो आमने सामने क्यों हो गए? तो ये ग्रहों के सिस्टम से हम समझ सकते हैं कि शुक्र हमेशा आता है, प्रेम हमेशा लौट कर आता है और खड़ा रहता है। व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है कि तुम आओगे तो हम आपसे विदा लेंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। तो कोई पूछे कि कौन सा चीज लौट कर आएगा, तो पहला तो कर्म लौट कर आता है। जी। और शनि कौन सी राशि में उठ चुका होता है? शुक्र की राशि में। 7 नंबर में, तुला तुला राशि में। में। तुला में, हाँ। तुला में होता है ना शुक्र की राशि में। तो प्रेम लौट कर आता है। सही है कि नहीं है? जी अगर सच्चा प्रेम किया होगा तो वो खाली नहीं जाएगा। वो आपके जीवन में लौट कर आना ही आना है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म में नहीं तो और अगले जन्म आएगा तो सही। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी। समझने के लिए आसान रहता है कि शुक्र कैसा होता है। तो जैसे बात करते हैं ना ज्योतिष में कि शुक्र को अपन बोलते हैं कि जल तत्व वाला ग्रह। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शुक्र के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा भी होता है, जैसे परशुराम जी के अंदर था। जैसे फीमेल के अंदर होता है। सभी फीमेल को, सभी को मातृशक्ति को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। है ना? तो जब, हाँ, आज मातृ दिवस है ना, तो सभी फीमेल्स को हार्दिक नमस्कार, प्रणाम। तो शुक्र के अंदर जैसे कोई भी फीमेल होती है,
उन सभी में शुक्र वाले गुणधर्म रहेंगे। जी प्रत्येक फीमेल को थोड़ा सा गुस्सा आता है उन लोगों के लिए जिससे वो प्रेम करता है, हर किसी के लिए नहीं आएगा। सही है कि नहीं है? जी जी। लेकिन हाँ, बाकी सिंगला सर को पता है ना? ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज बहुत मजेदार सेशन पढ़ने वाले हैं। उन सभी मेंबर्स के लिए इतना यूनिक सेशन होने वाला है जो लोग पहले से ही ऑलरेडी पाराशरी कर रहे हैं, भृगुनंदी नाड़ी कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति कर रहे हैं, किसी भी पद्धति से आप काम कर रहे हो। आज हम सीखने वाले हैं कि कौन सी कुंडली में राजयोग है, कौन सी कुंडली बहुत पावरफुल है, किस कुंडली में इतना दम होगा। तो हम लोग प्रोडिक्शन करते हैं ना। आप मैं विश्वास रखता हूँ कि आप कई सालों से ज्योतिषी कर रहे होंगे, बहुत सालों से ज्ञान ले रहे होंगे, ले रहे हो ना? ये सुनो, हाँ, रिएक्शन दे सकते हो। तो कई सालों से हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसी जन्म कुंडली सामने आती है और आंखों में मोतियाबिंद आ जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब देखे कैसे। तो पढ़ते हैं तब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन कुंडली खोलते से हम ये नहीं बता पाते कि इस कुंडली में बहुत सुपर वाला राजयोग है, कमजोर राजयोग है, बड़ा व्यक्ति बनेगा, छोटा व्यक्ति बनेगा, किस तरह का काम होगा, कैसा प्रोफेशन होगा। सही है कि नहीं है? आज वो बात सिखाएंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा और मैं समझता हूँ समय बहुत कीमती है, फिर वापस वर्ल्ड कप भी चालू होने वाला है ना? तो बहुत कीमती समय है। हम 1 घंटे के अंदर बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं और आपको मजा आ जाएगा कि कुंडली खोलते से ही आप अपनी कुंडली खोलते से भी बहुत बढ़िया प्रोडिक्शन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान श्री राम का नाम लेकर। और जेमिनी ज्योतिष का डे 2, जो कि आज हमारा लास्ट डे है, ठीक है। और जिन्होंने एनरोलमेंट किया है मैंने सभी को ग्रुप में जोड़ दिया है। ऑफर अभी भी वैलिड है 3333 का। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आरूढ़ लगन का। जेमिनी ज्योतिष का वो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं आरूढ़ लगन। और आरूढ़ लगन क्या होता है? आरूढ़ लगन एक बहुत मजेदार चीज है। आरूढ़ लगन को ऐसा बोलते हैं कि आप समझिए कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है दुनिया में, कभी कोई व्यक्ति किसी को पूरी तरह से नहीं जान सकता। ये आप लोग सभी जानते हो कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी किसी को पूरी तरह से नहीं जान सकता। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदाजा लगाया जाता है। तो जेमिनी ऋषि को बहुत गहराई से बात समझ में आ गया था। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि आरूढ़ लगन मतलब हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी सामाजिक छवि कैसी होती है, सांसारिक लोग, बाहर के लोग व्यक्ति को कैसे देखते हैं। तो मैं एक फोटो दिया हूं, इस फोटो के माध्यम से आपको क्लियर करवाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि ये होता है व्यक्ति और ये होता है दर्पण। ये होता है दर्पण और यहाँ पे लोग ऐसे देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति होता कुछ और है और संसार के लोग, भौतिक जीवन के लोग उसको देखते कुछ अलग तरह से हैं। इसी को बोलते हैं आरूढ़ लगन। मतलब कि आरूढ़ लगन मतलब कि हम जिस तरह के स्वभाव वाले होते हैं, जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है, और लोग हमें जो सांसारिक लोग, भौतिक लोग, बाहर के लोग हमें जो जान रहे हैं, वास्तव में कोई भी व्यक्ति वैसा हूबहू नहीं होता, उसमें कुछ भेद होता है। इसी बात को लेकर जैमिनी ऋषि कहते हैं कि जब भी आप कुंडली खोलो तो आपको ये देखना चाहिए कि आप कैसे हो और बाहर के लोग आपको कैसे देखते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता राहुल सर, आवाज चली गई है आपकी। हेलो। हाँ, आप वेट कीजिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क शायद चला गया होगा। अभी कनेक्ट करेंगे राहुल सर। यही है पर आवाज नहीं आ रही। कनेक्ट करते हैं।
हाँ राहुल सर, आपकी आवाज चली गई थी, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। हाँ जी। हाँ, पता नहीं आवाज कैसे चला गया है कोई ना। बात, जेमिनी नेटवर्क है ऋषि ये तो। नाराज तो नहीं हो गए मेरे से, है ना। हाँ, ये तो चलिए। टेक्नोलॉजी है। ओके। हाँ, वापस से शुरू करते हैं। क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल एरर। मैडम मुझे होस्ट बना देंगे? आपको होस्ट बना दिया मैंने इसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। तो हाँ, कोई बात नहीं, वापस से ही चालू करेंगे। तो हम कैसे होते हैं, लोग हमें कैसे देखते हैं, इसकी जानकारी, इसकी बात कर रहे थे। तो आरूढ़ लगन, ये आपको फोटो दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है। आप कैसे हो और लोग आपको कैसे देखते हैं, इसी को बोलते हैं आरूढ़। कई बार समाज में हमें लोग बहुत प्रतिष्ठित लोग दिखाई देते हैं, हाँ सब बहुत सादगी से भरा हुआ इंसान है, देवता आदमी है, ऐसा है वैसा है। हो सकता है कि बाहर के लोग उसको इस तरह से देख रहे हो, लेकिन भीतर से वो ऐसा नहीं हो। कई बार हम किसी व्यक्ति को समझ रहे होते हैं कि साहब ये तो बिल्कुल पापी आदमी है, पापी आदमी है, ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, नेगेटिव नेगेटिव बोलता है, नकारात्मक बोलता है, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति अंदर से ऐसा ना हो। जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि आरूढ़ लगन व्यक्ति का अ, बाहर के लोग उसको कैसा समझते हैं, अच्छा इंसान समझते हैं, बुरा इंसान समझते हैं, ये आरूढ़ लगन के माध्यम से देखा जाता है। अब आरूढ़ लगन कैसे बनाते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी। आरूढ़ लगन जैमिनी का बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। ये एकमात्र ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दुनियादारी के लोग हमको कैसे देखेंगे। तो अरुधा बनाने का कॉन्सेप्ट। तो आरूढ़ लगन, सर्वप्रथम लगन चार्ट को रखेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। पहले भाव में जो राशि आती है उसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है, उस भाव को नोट करेंगे। प्रथम भाव के लॉर्ड को नोट करेंगे, वो कहाँ बैठा हुआ है, और उस भाव से पुनः उतने ही भाव आगे बढ़ेंगे, उसको बोलते हैं आरूढ़ लगन। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि अगर आपने पाराशरी में एक नियम पढ़ा हो ना, भावात भवम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वैसे ही होता है। इसको बोलते हैं आरूढ़ लगन। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ लगन हो और उसका स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा हुआ हो मेष राशि में। ठीक है, तो 12वें से 12वां काउंट करेंगे, जो भी भाव आएगा वही हमारा आरूढ़ लगन होगा। अगर ये वाला स्थिति होता है तो सेकंड स्थिति एक और है। अगर किसी भाव की अरुधा निकालते हैं और वो प्रथम भाव या सप्तम भाव ही दे जाता है, तो वहां पर आरूढ़ लगन काउंट नहीं होता है, क्योंकि चतुर्थ, सप्तम भाव और लगन का अरुधा नहीं निकलता है, उससे 10 भाव आगे बढ़ जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिथुन लगन का कुंडली हो और बुध फोर्थ हाउस में बैठा हुआ हो, तो चतुर्थ से चतुर्थ आगे बढ़ेंगे तो सप्तम भाव में अरुधा आएगी। क्योंकि फर्स्ट और साथ में अरुधा नहीं निकलता है, तो 7वें से 10 भाव आगे बढ़ने पर फोर्थ हाउस आएगा, चतुर्थ भाव में हमारा आरूढ़ लगन होगा। मैं एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से आपको समझ जाता हूँ, क्योंकि गणित जब तक उदाहरण से नहीं क्लियर होता तब तक समझ में नहीं आता है। ये आरूढ़ लगन बिल्कुल जैमिनी का उसी तरह से किया गया है जैसे ऋषि पाराशर जी ने भावात भवम सिद्धांत की बात किया था। तो भावात भवम सिद्धांत में क्या होता है, इसके लिए भावात भवम सिद्धांत समझना पड़ेगा। किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे बढ़ने पर जो भी भाव आता है उसी को भावात भवम कहते हैं। जैसे आप नए विद्यार्थी हो तो मैं समझा देता हूं कैसे भावात भवम होता है। समझिए कि सेकेंड हाउस का हमें भावात भवम निकालना है। तो अगर कोई ग्रह सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है तो सेकेंड का सेकेंड भावात भवम कौन सा होगा, तृतीय हाउस। उसी भाव से उतना काउंट करने पर वो मिलता है। अगर अगर आपको कोई कह दे कि जन्म कुंडली में तीसरा भाव है, तीसरे भाव का भावात भवम कौन सा है, तो थर्ड से थर्ड, 1 2 3, मतलब कि जो तीसरा भाव काम कर सकता है वो पंचम भाव भी कर सकता है। सेम एज इट इज आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पंचम भाव का भावात भवम कौन है, तो पंचम भाव का भावात भवम बनेगा 1 2 3 4 5। मतलब कि ऋषि पाराशर जी बोल रहे हैं कि जो जन्म कुंडली में फिफ्थ हाउस काम कर सकता है ना, वही का वही भाव नवम भाव भी काम कर सकता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग सेम चीज रिप्लेसमेंट थ्योरी के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी भावात भवम के सिद्धांत को जैमिनी ऋषि ने अरुधा लगन के माध्यम से स्पष्ट किया कि आरूढ़ लगन में भी ये यूज होता है। अब कैसे, इसको समझेंगे। समझिए कि वृषभ लगन का चार्ट है, इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वृषभ लगन का चार्ट है, हमें सिर्फ एक ही ग्रह का जरूरत पड़ेगा, वो है लग्नेश। तो वृषभ लगन का चार्ट है, लग्नेश अगर मान लीजिए शुक्र है और वो बैठा हुआ है 12th हाउस में, लग्नेश शुक्र है, वो बैठा हुआ है 12th हाउस में। आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे 1 नंबर की राशि आ रहा होगा, यहाँ पे 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 6 7 8 ऐसी कुंडली बना होगा, 9 10 11 12। ठीक बात है। अब शुक्र बैठा हुआ है भाव 12 में,
शुक्र बैठा हुआ है भाव 12 में, जहां पे आई हुई है मेष राशि। अब इसी भाव से इतने ही भाव काउंट करेंगे तो 12 से 12 काउंट करने पर हमें पता चलेगा, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 से 12 काउंट करने पर हमें पता चला कि मीन लग्न बना, अतः मीन लग्न ही आरूढ़ लगन होगा। मीन लग्न ही क्या होगा? आरूढ़ लगन होगा। मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति को लोग वृषभ लगन, उस व्यक्ति का जो ओरा होगा वो वृषभ लगन वाला होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व वृषभ लगन वाला होगा, लेकिन लोग उसको मीन लगन का जैसा समझेंगे कि ये तो मीन लगन वाला गुरु की तरह होगा, आदि आदि इस तरह की बातें हो सकती है। आगे मैं और एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि शुक्र लग्नेश देखना है। लग्नेश मान लो यहां बैठा है, अगर समझिए कि लग्नेश यहां ना बैठते हुए किसी और भाव में बैठता, ये आपका लगन है, शुक्र यहाँ पे ना बैठते हुए शुक्र मान लीजिए यहां पर बैठता, या 3 नंबर की राशि है। अब क्या होगा? आरूढ़ लगन कौन सा होगा? शुक्र बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो दूसरे से दूसरा काउंट करेंगे, अतः कर्क लग्न आरूढ़ लगन बन जाएगा। ये दूसरे से दूसरा 1 और 2। ठीक है, तो अपने आप कर्क लगन ही व्यक्ति का बन जाएगा। तो इस तरह समझना है, सिर्फ लगने से बात तय हो जाएगा। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल चार्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो ये अरुधा लगने की बनाने की प्रोसेस है। ठीक है, ये लगन बन गया, ये आरूढ़ बन गया। आरूढ़ को अरुधा भी बोल सकते हो आप। अब आरूढ़ लगन और लगन कुंडली में इतना सा अंतर है, जैसे पाराशरी को आपने पढ़ा होगा, तो पाराशरी में क्या बनाते हैं? लगन कुंडली। लगन कुंडली समझते हो? हाँ, मेन कुंडली होता है, लगन कुंडली मेन होता है। फिर एक और आता है चलित कुंडली, चलित कुंडली। फिर एक और आता है चंद्र कुंडली। तो जेमिनी में क्या बनता है? जेमिनी में बनता है लगन कुंडली। लगन कुंडली के बाद बनता है आरूढ़ कुंडली, आरूढ़ लगन। हाँ, आरूढ़ लगन इसलिए बनाते हैं कि भैया पाराशर में ऐसा कहते हैं कि चलित कुंडली में ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ पे है, हम वो देखना चाहते हैं। आरूढ़ लगन में ये कहा जाता है कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं, हम वो बताना चाहते हैं। तो जेमिनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है। चलिए, अब आज हम समझने वाले हैं कैसे किसी चार्ट में, आप इतने सालों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आ जाए कि सर हमें तो कुंडली देखना नहीं आ रहा है, बहुत साल हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि साहब हम तो मास्टर है कुंडली देखने में, लेकिन फिर भी हमारे प्रिडिक्शन ऊपर नीचे होते हैं। कोई व्यक्ति कह दे कि हमें तो ज्योतिष में कुछ भी नहीं आता भला, लेकिन अब हमको सीखना है, तो कैसे देखेंगे? तो आज मैं आपको पाराशरी, भृगुनंदी नाड़ी और जेमिनी, तीनों अपने आप में बहुत प्राचीन कॉन्सेप्ट है। पाराशरी को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। भृगुनंदी नाड़ी पाराशरी से भी पूर्व का है। सबसे पहले भृगुनंदी नाड़ी ने ज्योतिष का एक बहुत समा बांधा था। आज भी बीएनएन के प्रेडिक्शन सबसे सटीक होते हैं और बहुत रसप्रद होते हैं। सबसे ज्यादा रसप्रद प्रेडिक्शन भृगुनंदी नाड़ी के ही होते हैं, जिसमें प्रोग्रेशन थ्योरी, शुभकत्री, पापकत्री, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। उसके बाद आता है जेमिनी राजयोग कॉन्सेप्ट। इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आपको बता दूं, अगर किसी जन्म कुंडली में पाराशरी का राजयोग निकल के आ रहा होगा, अगर किसी जन्म कुंडली में भृगुनंदी नाड़ी का राजयोग निकल के आ रहा होगा, और अगर किसी जन्म कुंडली में जेमिनी का भी राजयोग निकल के आ रहा होगा, तो आप ये मानकर चलिएगा कि वह कुंडली सामान्य से ऊपर कुंडली कह देना चाहिए। अब कोई व्यक्ति बिल्कुल नया है, जिन्हें ज्योतिष में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, या बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सिस्टम आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल मूलभूत सिस्टम है जो कि हर पद्धति वाला फॉलो करता है। अब चाहे आप केपी पद्धति को फॉलो करें, अब चाहे आप वैदिक पद्धति को फॉलो करें, हर जगह जाके आपको वो पद्धति को अपनाना है। और वो पद्धति क्या है? तो वो पद्धति है, वो नियम क्या है? वो नियम है कि सबसे पहले किसी भी जन्म कुंडली में देखते समय आपको केंद्र और त्रिकोण पता होना चाहिए। मैं बता देता हूं, केंद्र में मैंने लाल लाल सर्कल कर रखा है, ये रेड सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र का अर्थ होता है, एक मकान बनाते हैं ना, हाँ ये रहा मकान आपका, तो मकान के 4 केंद्र होते हैं। चीजें क्लियर है? आप मकान बनाते हो तो नींव वगैरह भरते हो ना, तो 4 खंबे हैं। हाँ, ये 4 खंबे को बोलते हैं केंद्र। इसी केंद्र पर पूरा मकान टिका हुआ होता है। बस ये मानकर चले, ये दिख रहा है ना 4 खंबे जैसी स्थितियां जन्म कुंडली में, बिल्कुल ये 4 खंबे लगन, 4th 7th और 10th हाउस, आप मानकर चलो कि ये आपका केंद्र है। इसी से पूरा का पूरा जन्म कुंडली टिका हुआ है। केंद्र में जरा सा भी गड़बड़ होगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। और केंद्र जितना पावरफुल होगा, व्यक्ति उतना मजबूत ओरा वाला व्यक्ति बनता है।
तो ऋषि पाराशर जी अपने ग्रंथों में कहते हैं कि केंद्र का अर्थ होता है कि व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया है, व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, व्यक्ति अपने स्ट्रगल से आगे बढ़ा है। तो केंद्र मतलब बहुत मेहनत करता है। ठीक बात है। हाँ, अब इसी तरह से बात करेंगे त्रिकोण का। त्रिकोण को बोलते हैं भाग्य। आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मास, आपके कुछ ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण को बोलते हैं कि कितना हमारी जन्म कुंडली में भाग्य का साथ है। जब भी कोई आपसे बात करे ना कि जन्म कुंडली भाग्य से मजबूत है क्या, तो क्या कहोगे? जन्म कुंडली भाग्य से मजबूत है, इसका मतलब स्पष्ट है कि पंचम और नवम मजबूत रहेगा। और जन्म कुंडली में अपने दमखम से कुछ हासिल किया होगा ना, तो मतलब केंद्र बहुत पावरफुल होता है, उस व्यक्ति ने बहुत शक्ति प्रदर्शन किया है। इसी को मैं अलग नाम दूंगा आज। केंद्र का आप बोल सकते हो विष्णु, है ना, इसको बोलेंगे अपन विष्णु, एक अलग थोड़ा सा नजरिए से। और त्रिकोण को बोलेंगे लक्ष्मी। ठीक है, त्रिकोण को बोलते हैं लक्ष्मी। पंचम और नवम, पंचम और नवम को बोलेंगे लक्ष्मी वाले भाव, और ये जो केंद्र है इसको बोलेंगे विष्णु वाले भाव। तो ऋषि पाराशर जी का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कोई कुंडली बहुत पावरफुल होगा। आज आप अपनी अपनी जन्म कुंडली खोल कर देखना, क्या पहला वाला नियम बनता है? तो मतलब ऋषि पाराशर जी ये कह रहे हैं कि हाँ भैया, उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ताकत है, और उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ताकत है तो वो व्यक्ति बहुत सफलता को प्राप्त करेगा। केंद्र और त्रिकोण का कॉन्सेप्ट, किसी भी जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के सामी का संबंध स्थापित होता है तो वह कुंडली में राजयोग है, वह कुंडली में राजयोग है। मान लीजिए काल पुरुष कुंडली है, ठीक है, तो यहाँ पे काल पुरुष कुंडली में इसी तरह से राशियां आती हैं। तो यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का सामी कौन बना? त्रिकोण का सामी बनता है यहाँ पे जुपिटर और सूर्य, और केंद्र का सामी मान लीजिए शनि। अगर किसी का मेष लग्न है और शनि और गुरु का युति बन जाता है किसी भी तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में राजयोग है। क्योंकि ऋषि पाराशर जी अपने ग्रंथों में कहते हैं केंद्र और त्रिकोण के सामी का संबंध अगर क्रिएट होता है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं राजयोग क्रिएट होता है। पहला स्थिति। दूसरा, पाराशरी के दूसरे राजयोग में क्या आता है? महापुरुष योग। महापुरुष योग में ऐसा होता है कि जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, पंच महापुरुष, नाम सुना होगा आपने, पंच महापुरुष योग। जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं वो ग्रह अगर केंद्र और केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में भी नहीं, सिर्फ केंद्र में। जैसे मान लो कि गुरु केंद्र में आ जाए स्वराशि का उच्च राशि का बन के, बुध केंद्र में आ जाए स्वराशि का उच्च राशि का बन के, ऐसे कुछ भी, है ना, मंगल आ जाए, है ना, शनि आ जाए, जो भी है, जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं और वह ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र में आ जाते हैं तो वहां पर भी एक राजयोग क्रिएट होता है। इसमें राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा शामिल नहीं है। इन चारों ग्रहों के छोड़ के सभी शामिल होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आप पूरी पाराशरी को जब भी पढ़ोगे, पाराशरी का सारा कॉन्सेप्ट इन तीनों में क्लियर है। आप पूरी पाराशरी जब भी पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको तीसरे राजयोग बहुत मिलेंगे। सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले कुछ योग, माला योग, है ना, बांसुरी योग, तप योग, जप योग, लक्ष्मी योग, कुछ कुछ फेमस योग के नाम आपने सुने होंगे, है ना, वासी योग, वेश योग, बहुत सारे, गज केशरी योग, हाँ सुना होगा ना नाम, बुध आदित्य योग, कुछ कुछ आपने से योग सुने होंगे। तो ये पाराशरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वापिस से क्लियर कर देता हूं। तीन तरह से पाराशरी, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि ये तीन तरह से अगर योग क्रिएट होंगे तो वो बोलते हैं कि चार्ट में दम है, चार्ट में मजबूती है। कौन से तीन योग? पहला, केंद्र त्रिकोण कॉन्सेप्ट। सेकंड, महापुरुष कॉन्सेप्ट। थर्ड, सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले कुछ बढ़िया योग, है ना, तो अमला योग, बहुत सारे योग होते हैं। पूरी लघु पाराशरी सूर्य और चंद्रमा के योगों से भरा पड़ा है। इन तीनों योगों को आज अपन एक पूरी एक खिचड़ी बना के सारणी में लगाएंगे। सेकंड, BNN, भृगु नंदी नाड़ी योग को अलग तरह से प्रेजेंट करती है। वो ये कहता है कि नहीं नहीं, हमको भरोसा अपनी चीजों पे है ना, तो अपनी चीजों पर भरोसा रखते हैं। कैसे बोले वो? भृगु नंदी नाड़ी का क्लियर कॉन्सेप्ट था। वो इतना बोलता है ना, इतने बोलते हैं भृगु ऋषि कि भैया कोई भी ग्रह किससे मिलकर आ रहा है और किससे मिलने जा रहा है, बस इससे बहुत कुछ माहौल क्रिएट हो जाता है। तो BNN का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट कर्तृयोग। कर्तृयोग में क्या कि अगर कोई ग्रह दो शुभ ग्रहों के बीच में है तो शुभ कर्तृयोग क्रिएट होगा, अगर कोई ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में है तो पाप कर्तृयोग क्रिएट होगा। जैसे आपसे कोई पूछे ज्योतिष शास्त्र में कि सर सर्वाधिक शुभ शुभ ग्रह कौन से हैं, तो किसका नाम लोगे? हाँ, गुरु जी का नाम लेंगे।
गुरु सबसे शुभ ग्रह है। गुरु के बाद सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? तो भैया उसके बाद शुक्र सबसे शुभ ग्रह है। उसके बाद शुभ ग्रह कौन सा है? तो बुध शुभ ग्रह है। और सबसे कम शुभ ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। जमे तो बहुत बढ़िया, नहीं जमे तो लड़े झगड़े करवाने का भी कारक चंद्रमा अकेला है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, गुरु सबसे शुभ, गुरु के बाद शुक्र शुभ, शुक्र के बाद बुध शुभ, बुध के बाद चंद्रमा शुभ। आपसे क्यों बोले कि सबसे पापी ग्रह कौन सा है? सबसे पापी मतलब आग लगा देगा, तो सबसे पापी ग्रह है, हाँ जिसका नाम सोच रहे हो वो तो नहीं है, ठीक है, केतु। सर्वाधिक पापी ग्रहों में केतु सबसे नंबर 1 आता है। कि भैया केतु ने कह दिया ना कि भैया मैं इसको बस करने वाला हूं, तो आग लगा देगा। केतु उजाड़ कर देता है, जंगल बना देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केतु के बाद सबसे पापी ग्रह कौन है? हाँ जिसका नाम सोच रहे हो वो फिर भी नहीं है। फिर आता है मंगल। सर्वाधिक पापी ग्रह में मंगल सबसे पहले आता है। ऋषि मुनि ने इतनी जानकारी दे दिया था कि भैया शादी ब्याह करने जा रहे हो ना, तो बस कुछ भी ध्यान नहीं लगाया और एक ही ग्रह पे बार बार ध्यान लगाया कि मंगल मंगल तो नहीं है। हाँ तो चेक करवा लेते हैं, पंडित पुरोहितों का काम चलता है कि अब देखो साहब लड़का का मंगल है, लड़की के मंगल है, जम तो जाएगा ना। इस बात को समझेगा कि मंगल सर्वाधिक पापी ग्रह में आता है 2nd नंबर पर। फिर जिसका नाम सोच रहे हो अभी भी वो नहीं है, उसके बाद राहु। राहु उसके बाद पापी ग्रह है। और सबसे कम पापी ग्रह में नाम आता है शनि का। जिस शनि से आप सबसे ज्यादा डरते हो वह सबसे कम पापी में। आप समझिएगा कि जो सबसे कम पापी है उससे भी हम इतना डर खाते हैं, तो राहु क्या करेगा, मंगल क्या करेगा, केतु क्या कर सकता है? कितने खतरनाक ग्रह हो सकते हैं, उजाड़ कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। रामायण में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने आग लगा दिया था, जिसको बोलते हैं केतु। केतु को बोलते हैं हनुमान। हाँ समझ रहे हो, आग लगा दिया था, पहला व्यक्ति है जिन्होंने नगर के नगर जला दिए। बोले उड़ा दिया, लंका कहाँ है? बोले नक्शे में ही नहीं है साहब, उड़ा दिया, बम विस्फोट कर दिया। चीजें क्लियर है? तो जितने भी बम विस्फोट होते हैं, अभी ये इराक ईरान में युद्ध चल रहा है, कौन करवा रहा है? केतु। केतु सबसे खतरनाक कारक ग्रह है आग लगाने का, बम फेंकने का, गोला बारूद का। इसके पास बहुत जब जबरदस्त तरह की एनर्जी होती है। जितने भी तरह के परमाणु बम है ना, ये हथियार, गोला बारूद, सब मंगल और केतु से देखते हैं। इसी को डिफेंस सेक्टर भी कहा जाता है। चलिए क्लियर हो गया। तो शुभ ग्रह के बीच में ग्रह होगा तो बहुत बढ़िया, पापी ग्रह के बीच में होगा तो जय श्री राम करके आगे बढ़िए। जेमिनी राजयोग, हाँ जेमिनी राजयोग में समझना जरूरी है। कल आप सभी मेंबर्स ने ए के, एम के, आत्मा, अमात्य, भात्र, पित्र, मात्र सारा समझ लिया होगा। जेमिनी राजयोग ये कहता है सारे के सारे लोग पाराशरी से ही मिले हुए हैं, बस तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। जेमिनी ये बोलता है कि एके और एएमके का जब मिलन होगा, आत्मा कारक और अमात्य कारक ग्रह का मिलन होगा ना, तो देखो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये व्यक्ति बहुत सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करेगा। उसमें मिलन में 2 तरह का होता है कि या तो युति बन जाए या दृष्टि बन जाए। जेमिनी दृष्टि थोड़ी सी अलग तरह से बात करती है, जो पाराशरी की दृष्टि है उस तरह की बात नहीं करती। आगे मैं क्लास में समझाऊंगा कि जेमिनी राशि को एक्सपेक्ट करता है, उसकी दृष्टियों की लॉजिक अलग है। उसके लॉजिक अलग क्यों है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ए के और एम के का संबंध बने, ए के और पी के का आत्मा कारक का और पुत्र कारक का संबंध बने, और अमात्य कारक का और पुत्र कारक का संबंध बने। ये 3 राजयोग जेमिनी में होते हैं। अधिकतर आप सभी लोग पाराशरी को बहुत प्रैक्टिस करते हो, इसलिए योग ये राजयोग हमारे दिमाग में रहता है। कुछ कुछ लोग भृगुनंदी नाड़ी को प्रैक्टिस करते हैं, ये राजयोग भी दिमाग में रहते हैं, लेकिन जेमिनी का अभ्यास बहुत कम होता है, अतः ये राजयोग का इतना चलन नहीं है, प्रचलन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीनों ही जन्म कुंडली में जब राजयोग क्रिएट होता है तभी जाकर कोई सुपर पावर वाली कुंडली बनती है। बिना जेमिनी के राजयोग के वेरीफाई के कोई भी कुंडली सुपर पावर नहीं बन सकता। ये तीनों का कमाल कॉम्बिनेशन ही सिखाता है। इसीलिए क्योंकि वर्कशॉप जेमिनी ज्योतिष का है, लेकिन जब बात आ जाता है राजयोग का तो मैं तीनों ही कॉन्सेप्ट को मिक्स करके समझाने वाला हूँ। क्लास में इसमें और भी गहराई सीखेंगे कि और भी अलग अलग तरह से कैसे राजयोग बनते हैं, लेकिन मूल फंडामेंटल यही है। अब ये राजयोग के रूल्स हो गए। अभी किसको इसको किसी चार्ट पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ये वाला चार्ट है, इस चार्ट पे हम लोग तैयारी करते हैं कि भैया इसमें राजयोग है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें राजयोग है कि नहीं। सबसे पहले मैं जाऊंगा पाराशरी पे। पाराशरी की बात का खंडन नहीं कर सकते, पाराशरी ने मंडन कर दिया तो फिर बहुत सारी कहानियां आगे बढ़ जाएगी। सबसे पहले जाएंगे पाराशरी पे। पाराशरी का नियम क्या है? केंद्र और त्रिकोण के सामी का संबंध बने। ठीक बात है, केंद्र के सामी कौन है? 2nd नंबर का सामी कौन है? यहाँ पे शुक्र है। यहाँ का सामी कौन है? 5 नंबर का सामी कौन है? सूर्य है। ठीक बात है। 8 नंबर का सामी कौन है? मंगल है।
वृश्चिक राशि मंगल का होता है। 11 नंबर का स्वामी कौन है? शनि है। कोई बिल्कुल बेसिक वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं क्लास में सिखा दूंगा कि उनके स्वामी कौन होते हैं। फिलहाल ये डेमो सेशन है, आप डेमो सेशन का आनंद लीजिएगा। ये हो गया केंद्र। अब बात करेंगे त्रिकोण का। त्रिकोण के स्वामी कौन है? तो एक तो शनि है और एक बुध। यहाँ पे प्रथम भाव को त्रिकोण की श्रेणी में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, लगन को हमेशा केंद्र में ही रखते हैं। तो यहाँ पे बुध हो गया, एक और कौन सा हो गया? सेटन हो गया। बस जोड़ी बना लीजिए। बुध और शनि का युति है क्या? है ना, किसी भी केंद्र और त्रिकोण के संगम होना चाहिए, इनों की युति बनना चाहिए, किसी भी तरह के योग बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो बन रहा है, एक तो बन रहा है ना, एक तो दिख रहा है, ये रहा। शुक्र और बुध का तो संगम आ रहा है, ये हम देख भी पा रहे हैं कि शुक्र और बुध का आपस में कंजक्शन है। तो एक बात क्लियर हो गया कि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग तो इस व्यक्ति के चार्ट में है। अनादर कोई राजयोग बन रहा है कि बहुत सारे राजयोग बन सकते हैं। इस जन्म कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं? एक बन रहा है यहां से, बाकी तो हाँ एक और बन रहा है। सूर्य और बुध का युति, एक और राजयोग क्रिएट हो रहा है। मतलब सारे के सारे राजयोग यहीं से क्रिएट हो रहे हैं, भाव 12 से ही। बाकी किसी भी तरह से राजयोग क्रिएट नहीं हो रहा है, ना मंगल शनि का युति है, ना शनि का बुध से युति है, कुछ भी नहीं है। तो हमें एक बात समझ में आया कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध, मतलब ये बुध त्रिकोण का लॉर्ड है और शुक्र केंद्र का लॉर्ड है, मतलब, और सूर्य भी केंद्र का लॉर्ड है। इन सूर्य, शुक्र और बुध ने भाव 12 में राजयोग तैयार किया है। बस ये लिख देना है अपन को। एक बात बहुत साफ हो गया कि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भाव 12 में राजयोग रहेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं भाव 12 से तो बहुत बढ़िया काम होने वाला है। इस व्यक्ति ने विदेश में जाके बहुत मान सम्मान कमाया, है ना, उसको उच्च पद मिला, वहां से रिसर्च वगैरह किया, है ना, बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने अभ्यास किया है और विदेश में आना जाना लगा रहता है। और निश्चित तौर पे भाव 12 से उनके जीवन में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गया कि हाँ भैया, पाराशरी के राजयोग ने तो काम कर दिया। पाराशरी का सेकेंड राजयोग, और भी राजयोग होते हैं। क्या कोई महापुरुष योग क्रिएट हुआ है क्या? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक भी ग्रह, मतलब राहु और केतु को तो लेते ही नहीं है। गुरु और मंगल अपनी स्वराशि और उच्च राशि में है नहीं। मतलब एक बात क्लियर हो गया कि महापुरुष योग यहाँ पे क्रिएट नहीं है। दूसरा वाला राजयोग यहाँ पे नहीं है। एक और राजयोग होता है पाराशरी का, लास्ट वाला, सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योग। यहां पर हम देख रहे हैं कि सूर्य से बन रहा है बुध आदित्य योग, एक योग क्रिएट हो रहा है बुध आदित्य योग, ये भी भाव 12 में बन रहा है। मतलब भाव 12 का राजयोग क्लियर है। अब सेकेंड, भृगु नंदी नाड़ी से कोई योग क्रिएट हो रहा है क्या? तो भृगु नंदी नाड़ी से एक ही योग क्रिएट हो रहा है, और वो है कि कौन सा ग्रह किसके कर्तृ में। मैं आपको कर्तृ निकालना सिखा देता हूं, कौन सा ग्रह किसके बीच में है। तो इन सारे ग्रहों को जब भी आप किसी भी तरह से शुभ कत्री और पाप कत्री को निकालेंगे तो हमेशा राशि से देखिएगा, एक नंबर की राशि से, या जो भी ग्रह राशि है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, घटती हुई क्रम वाले राशियों को पहले लिख देना है। तो एक नंबर पहले आता, हमने पहले लिख दिया, ठीक बात है। उसके बाद निकालना चालू करेंगे। एक नंबर में कौन से ग्रह बैठे हुए असेंडिंग ऑर्डर में? सूर्य है 4 डिग्री का, लिख दिया। शुक्र है 7 डिग्री का, लिख दिया। बुध है 18 डिग्री का, ठीक बात है। फिर 2 नंबर की राशि में गए, मंगल है, मंगल नहीं, गुरु, गुरु है 13 डिग्री का, मंगल है 29 डिग्री का। यहां पे एक बात हमको समझ में आया कि एक ही ग्रह है जो शुभ कत्री में आके बैठा हुआ है और उसका नाम है बुध। बुध यहां पर शुक्र और गुरु के बीच में आकर बैठा हुआ है। इसका मतलब बुध शुभ कत्री योग का रिजल्ट दे रहा है। ऐसे चार्ट आपको बहुत कम मिलेंगे कि जहां पर पाराशरी के राजयोग भी क्रिएट हो जाए, जहां पर आपको भृगु नदी नाड़ी के भी राजयोग क्रिएट हो जाए। इस चार्ट में BNN का राजयोग भी क्रिएट हो गया है। इसका मतलब एक बात साफ हो गया कि यहां पर पाराशरी वर्क कर रहा है, हाँ, यहाँ पर पाराशरी वर्क कर रहा है, यहाँ पर BNN काम कर रहा है, भृगु नदी नाड़ी से भी एक राजयोग क्रिएट हो गया है कि चलो कोई ना कोई ग्रह तो शुभ कत्री में आया है, अच्छा स्थिति में है। आखिरी चेक करेंगे और ये फाइनल चेकिंग होगा कि अगर जेमिनी से भी कोई राजयोग क्रिएट होगा तो व्यक्ति की सफलताएं में रॉकेट लग जाएगा। जेमिनी रॉकेट लगा देता है कि भैया अब चलिए, अब आपको अलग लेवल पर सफलताएं देंगे। अब जेमिनी कैसे चेक करेंगे? तो जेमिनी की क्या है कॉन्सेप्ट? आत्मा कारक, हाँ ये रहा, AK और AMK का संबंध बन जाए,
ए के और पीके का संबंध बन जाए, एम के और पीके का संबंध बन जाए। ये तीन महत्वपूर्ण राजयोग, इसके अलावा भी राजयोग होते हैं, कुछ कुछ खंडन भी करते हैं। फिलहाल हम इन तीन राजयोग पे बात करेंगे। तो ए के और एम के, क्या मंगल और शनि का युति है क्या? मंगल और शनि का युति है क्या? तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि मंगल और शनि का तो युति नहीं है। जेमिनी दृष्टि से भी नहीं देख पा रहे हैं, वो आगे सिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मंगल और शनि का कोई संबंध यहाँ पे युति में नहीं है। तो मतलब जो मुख्य राजयोग है वो तो नहीं बना। सेकंड, क्या इस चार्ट में मंगल और शुक्र का युति है क्या? तो मंगल और शुक्र का भी युति नहीं है, ना दृष्टि से ना युति से। इसका मतलब मंगल और शुक्र का भी युति इस चार्ट में नहीं है। जेमिनी ने दो राजयोग का खंडन कर दिया कि मैं तो ये नहीं दे रहा हूं। फिर एक और लास्ट वाला पूछेंगे, अगर ये वेरीफाई करता है तो फिर चार्ट में दम है, बहुत मजबूत दम है। नहीं करेगा तो फिर दो तरह की राजयोग आपको मिलेंगे, पाराशरी और बीएनएन के। शनि और शुक्र का युति है क्या? यहाँ पे शनि और शुक्र का भी युति नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों ही एंगल से जेमिनी ने मना कर दिया कि भैया यहां पर जेमिनी वाले राजयोग तो नहीं है, लेकिन पाराशरी वाले राजयोग हैं। ठीक है, पाराशरी वाले हैं, बीएनएन वाले हैं, लेकिन जेमिनी वाले राजयोग यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अतः इस चार्ट में हमको ये कहना पड़ेगा कि व्यक्ति के चार्ट में सफलता तो है, व्यक्ति सामान्य से ऊपर तो रहेगा, लेकिन ये व्यक्ति बहुत सुपर पावर बन जाएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेमिनी राजयोग ने उस तरह का बात नहीं किया। अतः जेमिनी अगर राजयोग कैलकुलेट करता, थोड़ा सा वो बना था, तो बहुत मजबूत चार्ट बन सकता था। इस व्यक्ति के अधिकतर चार्ट भाव 12 में आए हैं। भाव 12 मतलब अनजान लोग, विदेश से लोग, बाहर के लोग व्यक्ति को खूब पद प्रदर्शक करेंगे, खूब व्यक्ति वहां से धन कमाएगा, सम्मान कमाएगा, मान सम्मान खूब रहेगा। अनजान लोग, बाहरी लोगों का वर्चस्व बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के जीवन पे रहेगा, खूब व्यक्ति को उपलब्धियां प्राप्त होती है। इस व्यक्ति के जीवन में विदेश का संपर्क बहुत बढ़िया रहा है, खूब बेनिफिट उठाता है। चलिए अब यहां पर हम यह व्यक्ति का अरुधा चेक करेंगे। ये सिर्फ आपके रफ आइडिया के लिए कि ये व्यक्ति कैसा है और लोग इसको कैसा समझते हैं। तो ये वृषभ लगन वाला चार्ट है। वृषभ लगन वाले थोड़े से स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि लगन में वृषभ राशि आती है तो स्थिर स्वभाव वाली राशि होती है। लगन में गुरु बैठा हुआ है, थोड़े से है ना, गुरु वाले गुणधर्म भी रहेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस व्यक्ति के 12th हाउस में शुक्र, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है, और शुक्र, बुध और सूर्य के कॉम्बिनेशन होने के कारण ये व्यक्ति के बहुत यात्राएं होती हैं और एक्सपेंसेस भी उसी तरह से होते हैं। ऐसा ऋषि पाराशर जी का फॉर्मूला है, थोड़ा सा और क्लियर करवा देता हूं। अकॉर्डिंग टू पाराशरी, पाराशरी ऐसा बोलता है कि कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है उस भाव के लिए, उस भाव की क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि सप्तम भाव में कोई ग्रह उच्च का होगा तो सप्तम भाव की क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करेगा। दशम भाव में कोई ग्रह उच्च का होगा तो दशम भाव की क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करेगा। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह उच्च का होगा तो चतुर्थ भाव की क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करेगा। सेम एज इट इज यहाँ पर 12th हाउस में कोई ग्रह उच्च का होगा तो खर्च बढ़ाने की बात करेगा। ऐसा पाराशरी बोलता है, मेरा कथन नहीं है। ऋषि पाराशरी जब अपने ग्रंथों में कहते हैं कि मतलब हम बहुत सी बार खुश हो जाते हैं ना कि भैया सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, ऐसा है वैसा है। अगर समझी चीजों को लेकर कि सूर्य किसी जन्म कुंडली में 8th हाउस में आ जाता है, 8th हाउस में सूर्य उच्च का है, लोग प्रिडिक्शन करेंगे कि बहुत बढ़िया कुंडली होगा, व्यक्ति के जीवन में बहुत बढ़िया होने वाला है, ऐसा है वैसा है। 8th हाउस में उच्च का सूर्य इस बात को निर्देशित करता है कि उस व्यक्ति के जीवन में खूब कष्ट आएंगे, गहरे कष्ट होने के स्पष्ट संकेत लिख दीजिए कि अगर 12वें अष्टम भाव में कोई ग्रह उच्च का बना है तो गहरे गहरे कष्ट से व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, ये बात तय है। तो इस बात को समझिएगा कि जब भी उच्च के ग्रह आए तो इतनी खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है। मान लो छठे भाव में यहाँ पे शनि उच्च का हो जाए तो इसका मतलब क्या, रोग ऋण शत्रु हाँ बहुत गहरे गहरे आएंगे कि भैया आप हमसे फाइट करके देखो। तो गहरा संघर्ष उपचय भाव बोलते हैं, तो व्यक्ति को फाइट करना पड़ता है। यहाँ पर शुक्र, बुध, सूर्य खूब सम्मान देंगे क्योंकि राजयोग क्रिएट है, विदेश भी जाएगा। लेकिन एक चीज में स्पष्ट है, स्पष्टता यह है कि व्यक्ति के खर्चे बहुत बढ़ते रहेंगे, व्यक्ति के खर्चे बहुत बढ़ते रहेंगे। इसलिए बोल रहा हूं सिर्फ एक ही ग्रह की वजह से, और वो है सूर्य उच्च का। समझ में आ रहा है? सूर्य उच्च का, साथ में दो ग्रह भी बैठ गए हैं, शुक्र और बुध। और पाराशरी का नियम है कि लग्नेश अपने से 12वें में जाएगा तो थोड़ा सा उसकी हानि करता है, खर्चे बढ़ाता है, एक्सपेंसेस बढ़ाता है। ठीक बात है, तो लग्नेश अपने से 12th गया है।
इसका मतलब ये है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे। इस व्यक्ति के एक्चुअल में खर्च बहुत ज्यादा है, इनकम के बराबर खर्चे हैं, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, तो व्यक्ति है ना किसी किसी कारणवश काफी उसको एक्सपेंसेस रहते हैं। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात ये है कि लोग उसको बहुत धनवान समझते हैं। हाँ, यही तो बात है कमाल का। ऐसा क्यों? क्योंकि आरुण लगन में सूर्य जो आया है सेकेंड हाउस में उच्च का बन के आया है, बुध और शुक्र जो आया है सूर्य के साथ है। तो आरुण लगन मतलब लोग कैसा समझते हैं? तो लोग इस व्यक्ति को बहुत धनवान समझते हैं, बहुत रिच समझते हैं कि अरे इनके पास क्या कमी है, खूब धन है, खूब माया है। ये व्यक्ति का एक्चुअल स्थिति ये होता है कि इस व्यक्ति के एक्सपेंसेस खूब बढ़ बढ़ के आते हैं। लोगों को हमेशा ये लगता है कि इसके पास धन की कोई कमी नहीं हो सकती, आपका तो बहुत बढ़िया काम है, देश विदेश में आपका कारोबार फैला हुआ है, ऐसा है वैसा है, बहुत पैसा होगा। लेकिन चीजें उल्टी होती है। तो ये बात बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि लगन होता है कि व्यक्ति का स्वयं की स्थिति क्या है। आरूढ़ लगन होता है कि लोग आपको देखते कैसे हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, केंद्र में पापी ग्रह होते हैं, जैसे केंद्र में पापी ग्रह है, अगर केंद्र में पापी पापी ग्रह होना तो व्यक्ति खूब पराक्रमी, मेहनती, बाहुबली, हिम्मत वाला, हारेगा नहीं, जो कहा वो करके दिखा देगा। भगवान श्री राम के केंद्र में, चारों केंद्र में पापी पापी ग्रह थे और वो उच्च के भी बन के आए थे। तो राम क्या थे, वन में गए, अपने दमखम सब कुछ हासिल कर लिया। यहाँ पे भी केंद्र में तीन पापी ग्रह है। तीन पापी ग्रह का मतलब क्या? कि व्यक्ति खूब मेहनती है, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति नहीं है ना, बहुत असाधारण व्यक्ति का धनी होगा और हिम्मत वाला होगा। लेकिन आपको पता है लोग क्या समझते हैं? लोग ऐसा नहीं समझते आप हिम्मत वाले हो, ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला होगा। लोग पता है क्या समझेंगे इस व्यक्ति को? आरुल लगन, ये खाली, इधर भी खाली, इधर शनि है, इधर चंद्रमा है, चंद्रमा लगन को देख रहा है। ठीक है, एक ही पापी ग्रह है, एक सौम्य ग्रह भी है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो बहुत मासूम है। हाँ, मासूम है, सौम्य है, लगन में गुरु का राशि आ रहा है ना, तो बहुत ऐसा होगा, ठीक है ना, चंद्रमा भी देख रहा है। जबकि ये व्यक्ति बहुत हिम्मत रखता है ना, दिखता लोगों को बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती, बहुत हिम्मत रखने वाला और किसी भी तरह को कष्ट को सहन करने वाला है ये व्यक्ति। लेकिन लोगों को ऐसा फील आता है कि नहीं नहीं साहब, इस व्यक्ति को कुछ मत कहो, ये तो बहुत मासूम है ना, स्ट्रॉन्ग, इस तरह की फील आती है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आरूढ़ लगन किस तरह की बात करता है। चलिए, अब ये चार्ट तो मेरे नोन का है, लेकिन अब ये चार्ट है, ये आपके नोन का है। फीडबैक बाद में बताऊंगा, नाम बाद में लूंगा, आपको मजा आएगा। अब पहले मैं इन इस चार्ट में आपको राज्य क्रिएट करवा दूं, बाद में जब नाम लूंगा तब आपको लगेगा कि हाँ सर, थोड़ा सा मजा आया। चलिए, अनादर केस स्टडी, इसका भी आरूढ़ लगन बता दूंगा कौन सा बनेगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि इस चार्ट के अंदर क्या मजबूत राजयोग है, क्योंकि मैं ऐसा चार्ट सिलेक्ट करके आया हूं कि जिसमें मजबूत राजयोग हो और वो आप उस व्यक्ति को जानते भी हो। केंद्र को देखना है, केंद्र के स्वामी को देखना है पाराशरी के अकॉर्डिंग। 8 नंबर की राशि का मालिक मंगल, हाँ, इधर सिंह राशि का मालिक सूर्य। 2 नंबर की राशि का मालिक कौन है? शुक्र। और जुपिटर कौन है? हाँ, 11 नंबर की राशि का मालिक शनि। हो गया, मंगल, सूर्य, शुक्र और शनि, ये आपके केंद्र हो गए। कौन हो गए? केंद्र हो गए। त्रिकोण कौन है भैया? तो त्रिकोण में दो राशियां आती हैं, अलग रंग से डाल देता हूं, नीले रंग से, हाँ समझ में आएगा। त्रिकोण में दो रंग की राशियां आ गई। 12वें नंबर का स्वामी कौन होता है? जुपिटर। और 4 नंबर का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। बस हो गया, मैच मेकिंग कर लो कि भैया गुरु का मंगल सूर्य शुक्र शनि किससे मेल हुआ क्या, या चंद्रमा का मंगल सूर्य शनि शुक्र किससे मेल हुआ क्या। तो हम इस चार्ट में देखते हैं कि इस चार्ट में आपको चंद्र मंगल की युति लगन में दिखता है, दिख रहा है, चंद्र मंगल का युति आपको लगन में दिख रहा है। ये मैच बन गया ना, ये मंगल है यहां से और ये चंद्रमा है, मैच बन गया, हो गया काम। केंद्र त्रिकोण से राजयोग क्रिएट हो गए। एक बात बहुत स्पष्ट हो गया कि इस जन्म कुंडली में एक राजयोग तो बन गया, वो था केंद्र और त्रिकोण वाला। पाराशरी ने तो हाँ भर दिया कि भैया हम तो तैयार हैं इस व्यक्ति को राजयोग देने के लिए, बाकी आप देख लो। चलिए देख लेते हैं पाराशरी का दूसरा कॉन्सेप्ट, महापुरुष योग। पहली बात में तो हाँ भर दिया, महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में 5 ग्रह के नाम आते हैं, जिसमें बुध,
शुक्र, बुध से भद्र योग, शुक्र से मालव्य योग, उसके बाद मंगल से रोचक योग, गुरु से हंस योग और शनि से शश योग क्रिएट होता है। इन पांचों योग की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, कभी समझाऊंगा क्लास में। ठीक बात है। ये ग्रह केंद्र में बैठकर अपनी स्वराशि उच्च राशि में बैठे हैं क्या, तो यहाँ पे हमको पता चला कि हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो, एक और महापुरुष योग क्रिएट हो गया। मंगल कह रहा है कि मैं वृश्चिक में बैठा हूं, केंद्र में ही आया हुआ हूं और स्वराशि का हूं, मतलब कि रोचक महापुरुष योग क्रिएट हो गया व्यक्ति के चार्ट में, मतलब डबल राजयोग बन गए हैं। ठीक बात है। तीसरा, पाराशर ऋषि बोलते हैं तीसरे में कि सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं क्या चार्ट में, तो हमको यहाँ पर एक और राजयोग मिल गया कि सूर्य और चंद्रमा से बुध आदित्य योग बिल्कुल सेम डिग्री पे है। आप देखिएगा, ये देखो, सूर्य और बुध का डिग्री बिल्कुल सेम है। ऐसे बहुत राजयोग कम मिलते हैं कि एकदम सेम डिग्री पे है ना, करीबी युति, बहुत क्लोज्ड कंजक्शन। सेकंड, सूर्य और केतु का युति, इसको बोलते हैं ध्वज कीर्ति योग। मतलब पाराशरी के 3 योग की कैलकुलेशन है इस व्यक्ति के चार्ट में, तीनों के तीनों योग आ गया। चलो भृगुरंधी नाड़ी के पास चलते हैं। पहले बीएनएन से पूछ लेता हूं, बीएनएन वाला कुछ राजयोग क्रिएट कर रहा है क्या, तो बीएनएन से यहां पर अगेन राजयोग क्रिएट होता है। यहां पर आप बुध गहराई से देखोगे तो यहां पर सूर्य बुध और केतु के बीच में गहरा संगम बना हुआ है। सूर्य बुध और केतु के बीच में आया हुआ है, मतलब कि बुध जो है एक तरफ सूर्य है, एक तरफ केतु है, पाप कत्री योग क्रिएट हुआ है। लेकिन ये पाप कत्री होने के साथ साथ ये मित्र कत्री भी कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको क्रूर भी बोल सकते हो कि क्रूर है, इसकी आवाज में दम होगा, एग्रेशन होगा, दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व से भरे हुए होंगे, तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट बनाता है। हाँ, एक बात स्पष्ट है कि थोड़ा सा स्पष्ट होगा, थोड़ा सा उसकी भाषा बहुत प्रभावी होगी, आवाज बहुत एग्रेशन वाला हो सकता है। चलिए, और भी राजयोग हो सकते हैं यहाँ पे। अब मैं बात कर लेता हूँ जेमिनी का। जेमिनी का कोई राजयोग क्रिएट हो रहा है क्या, जेमिनी का राजयोग क्रिएट हो जाएगा तो चार्ट में बहुत दम हो जाएगा। ए के और एम के से बनना चाहिए पहला राजयोग, फिर ए के और पी के से बनना चाहिए, और एम के और पी के से बनना चाहिए। आत्मा कारक और अमात्य कारक से कोई राजयोग क्रिएट हो रहा है क्या, यहाँ पे शनि और शुक्र आत्मा और अमात्य कारक है। ये लीजिए भैया, शनि और शुक्र का राजयोग क्रिएट हो गया जेमिनी से। मतलब एक बात क्लियर हो गया है कि ऐसा पहला चार्ट आया है कि जिसमें पाराशरी के राजयोग क्रिएट है, जिसमें बीरन के राजयोग क्रिएट है, और जिसमें जेमिनी के राजयोग क्रिएट है। अब इस चार्ट की सफलताओं की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगा, सक्सेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं इसका आरूढ़ लगन भी सिखाता हूँ, फिर इस व्यक्ति का डिस्क्लोज भी करूंगा कि नाम क्या है। ये इसका आरूढ़ लगन है। अच्छा, लगन बताता है कि व्यक्ति कैसा है, आरूढ़ लगन बताता है कि लोग उस व्यक्ति को किस तरह से जानते हैं, लोगों के दिमाग में व्यक्ति कैसा है। लगन मतलब स्वयं के दिमाग में व्यक्ति कैसा है, आरूढ़ मतलब लोगों के दिमाग में व्यक्ति कैसा है। ये व्यक्ति चंद्र मंगल का योग है, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता होगा, काफी मजबूत राजयोग है। इसको नीच भंग राजयोग भी कह सकते हो, चंद्रमा नीच का है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो नीच भंग राजयोग। ठीक बात है। इसी तरह से रोचक महापुरुष योग क्रिएट हो गया, ये भी राजयोग है। इसी तरह से इसी चंद्र और मंगल में केंद्र और त्रिकोण का भी संबंध स्थापित हो गया, त्रिकोण के लॉर्ड के साथ। तो एक ही कॉम्बिनेशन में तीन तीन राजयोग समाहित हैं, नीच भंग, चंद्र मंगल और रोचक महापुरुष योग के साथ साथ बैठा हुआ है। मतलब व्यक्ति बहुत पावरफुल तो होगा यार, शक्तिशाली तो होगा, ये बात तो क्लियर हो गया। ठीक बात है। 11th हाउस में ध्वज कीर्ति योग है, मतलब व्यक्ति है ना, सफलता को प्राप्त करना चाहता है और उसके जीवन में सफलताएं आएगी, निश्चित तौर पे सफल व्यक्ति है, किसी भी फील्ड में काम करेगा ये व्यक्ति, सफलता तो ये तय लेके बैठा हुआ है कि भैया सफल तो होंगे। अब इस चार्ट में ये हो गया लगन की बात। अब हम बात करेंगे कि आरूढ़ लगन क्या बोल रहा है। जो ये योग यहां पे था वो ये योग यहां पे चला गया, मतलब चतुर्थ भाव में योग चला गया। चतुर्थ भाव का मतलब क्या, चतुर्थ भाव को बोलते हैं जनता जनार्दन, पब्लिक डीलिंग, लोगों के लिए कार्य करना, परमार्थ सेवा, मोक्ष की बातें करना, आदि आदि। तो इस बात को समझिएगा कि ये व्यक्ति स्वयं से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लोगों की निगाह में, लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति
हृदय से काम करता है, दिल से काम करता है, परोपकार सेवा जुड़ा हुआ है, देवता आदमी है, गुरु तुल्य व्यक्ति है, आदि आदि बहुत सारी बातें बन सकती है कि जनता के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। ये चार्ट का नाम डिस्क्लोज करूंगा, आपको मजा आता रहेगा। ये चार्ट किसका है? हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये चार्ट मोदी जी का है, भारत के प्रधानमंत्री का। इस चार्ट में 3 तरह के राज्य क्रिएट हुए। अब इस चार्ट को देखिए, स्वयं से अनुभव लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप 1 घंटे में कुंडली देखना सीखें, ठीक है? आपको बहुत मजा आएगा। इस चार्ट में राजयोग है, व्यक्ति बहुत पावरफुल लगते हैं क्योंकि आपके सामने डेमो के रूप में मौजूद है। मैं अन्य किसी व्यक्ति का चार्ट रखूंगा तो वहां पे डेमो नहीं दे सकता। यहाँ पे डेमो के रूप में मौजूद है कि हाँ भैया, इन्होंने अपने जीवन में जितने भी चुनाव लड़े हैं सारे जीते हैं, हारने का सवाल नहीं है, हाँ जीतने का ही सवाल है। ठीक बात है। चलिए, पावरफुल व्यक्ति है। जनता कैसे समझती है? तो जनता इस व्यक्ति को बहुत महान समझती है। हाँ, पब्लिक डीलिंग, 4th हाउस, पब्लिक, परमार्थ सेवा, जनता के लिए कार्य करना, है ना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, परमार्थ सेवा की बात करना। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, गुरु तत्व एक्टिवेट करवाया, 4th हाउस में गुरु उच्च का होता है। ऐसा लगता है कि अपना कोई व्यक्ति वहां पे आया है। इन्होंने अपने जीवन में अधिकतर भाषण हिंदी में दिए हैं। इससे कनेक्टिविटी फील होता है कि व्यक्ति कोई अपना व्यक्ति है यार, फील करवाता है चीजों को लेकर, भाइयों बहनों करके, आदि आदि जो भी है। कुल मिला के ये है कि 4th हाउस को बोलते हैं पब्लिक, जनता। किसके पक्ष में? तो जनता तो पक्ष में है, हमेशा बहुमत से आता है। ठीक बात है। शुक्र और शनि का योग जो यहाँ पे जेमिनी में 10th हाउस में था। अब मुझे कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है कि ये व्यक्ति का करियर कैसा है। कैसा ही करियर है, आप जानते ही हो, भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बन गए, तो क्या ही करियर होगा, हम क्या ही बताएंगे। तो मजबूत करियर की बात हो जाती है। उसके पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये आरूढ़ लगन में आ गया, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन। मतलब लोग इन्हों को महान समझती है, लोग इन्हों को मजबूत समझती हैं। आप समझ रहे हो, बहुत कम चार्ट आपको ऐसे मिलेंगे दुनिया में जहां पर प्रथम भाव में, दशम भाव में, जनता के लिए 4th हाउस में, और यहाँ पे आपको राजयोग मिले। सारे के सारे राजयोग केंद्र में ही मिल रहे। पिछले वाला जो चार्ट था, उस व्यक्ति का राजयोग 12th हाउस में था, आरूढ़ लगन में 2nd हाउस में था। इस वाले चार्ट में बहुत अलग कहानियां हैं। सारे के सारे राजयोग केंद्र में है, और आपको पता है केंद्र सबसे पावरफुल है। मोदी जी खुद की मेहनत से आए थे। कोई पड़ोसी आके नहीं बोल गया था कि भैया हम पहले से राजनीति के फील्ड में चलो, नहीं, खुद की मेहनत से आगे बढ़े थे। मैं पहले ही कहा था, केंद्र मतलब खुद की मेहनत से। अगर यही राजयोग त्रिकोण में होता, ट्राइन कनेक्शन में किसी भी जगह, तो व्यक्ति को कोई सपोर्ट मिल जाता, पहले से ही वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ होता, और व्यक्ति को कोई ना कोई मिल जाता। तो इस बात को समझिएगा, किस तरह के राजयोग है। एक राजयोग यहाँ पे 11th हाउस में है, सफलता, और एक राजयोग आरूढ़ लगन में 2nd हाउस में। आपको पता है कि मोदी जी का वाणी से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। मोदी जी आज भी भाषण देते हैं तो पूरी दुनिया उनको, हाँ, वो इटली के प्रधानमंत्री का नाम क्या, वो मेलोडी, हाँ, वो भी सुनना चाहती है। पूरी दुनिया के लोग उन्हें सुनना चाहते हैं। उनकी आवाज में कुछ तो ऐसा रस होगा कि भारत के लोग भी, एक बार तो ऐसा स्लोगन बन गया था कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। लोग पागल हो गए थे कि बस गुजरात मॉडल बनेगा, ये बनेगा। कुछ तो व्यक्ति के बात में दम था। लोग वाणी से बहुत प्रभावित हुए। जो यहाँ पे 11th हाउस में योग बना हुआ था लाभ का, वो यहाँ पे 2nd हाउस में बन गया। कहने का मतलब ये है कि राजयोग क्रिएट हुआ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस जन्म कुंडली में शुद्ध राजयोग है, बिना कोई कटान के। कई कई बार लोगों की जन्म कुंडली में राजयोग बनते हैं तो कुछ कुछ राजयोग वहीं कट जाते हैं, हाँ, कट कट के आपस में खत्म हो जाते हैं। इस जन्म कुंडली में शुद्ध राजयोग है, और शुद्ध राजयोग केंद्र में है। व्यक्ति बहुत पावरफुल स्थिति में अपने आप को, है ना, उन्होंने बनाया है। तो किस तरह से आप एक सामान्य कुंडली का, एक बहुत मजबूत कुंडली का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो, इसमें आपको ये ध्यान लगाना है कि पाराशरी का कॉन्सेप्ट आया, बीएरएन का कॉन्सेप्ट आया, जेमिनी कॉन्सेप्ट आया। जहां पे तीनों ही कॉन्सेप्ट मिल जाए, कुंडली बहुत पावरफुल है। पाराशरी का मिल गया, बीएरएन का मिल गया, ये नहीं मिला, कुंडली थोड़ी सी कम पावरफुल है। चीजें क्लियर, पावरफुल वो भी है, थोड़ा सा कम रहेगा। अगर वो सारे के सारे राज्यों केंद्र और त्रिकोण में ही बन जाए, तो मतलब समझो कि कुंडली बहुत पावरफुल है यार, क्या बात कर रहे हो, अद्भुत हो गया, है ना। तो और ये 11th हाउस एक और इन्हीं भाव में बन जाए तो बहुत मजबूत कुंडली कहा जाता है। रावण का पुत्र इंद्रजीत जब पैदा हुआ था, तो रावण ने सभी ग्रहों को कह दिया कि भैया भाव 11 में बैठ जाइए। उसको भाव 11 पे बड़ा विश्वास था। तो भाव 11, इच्छा पूर्ति, हर चीजों की इच्छा पूर्ति, जो वो चाहेगा। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यहाँ पे भी एक योग क्रिएट हुआ है। जो मोदी जी चाहे हैं, उन्होंने लगभग लगभग सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लिया है। आने वाले टाइम पे और कर ही लेंगे। ऑलराइट,
तो ये आपको समझना है कि कैसे हम किसी जन्म कुंडली में राजयोग देख सकते हैं। आगे और भी है, बहुत सारी कहानियां, अलग अलग चार्ट हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कुछ और टॉपिक, कुछ और चीजें जो कि हमारे क्लास का मूल आधार है कि कैसे हम इन चीजों को समझेंगे। हाँ, चलिए, हमारी क्लास का मूल कॉन्सेप्ट कि इस जेमिनी ज्योतिष में हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमारा लक्ष्य बता देता हूं कि इस जेमिनी ज्योतिष में मैं आपको क्या करवाने आया हूं। पहली चीज ये है कि ये कोर्स 9 दिनों का है, 12 मार्च से चालू होगा। सारे सेशन जूम पे रहेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप प्रिंट भी करवा सकते हो। जेमिनी ज्योतिष में हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, आत्मा कारक, अमात्य कारक, स्थिर कारक, चर कारक, नेचुरल कारक, बहुत सारी बातें। ठीक है, और गुण, रजगुण, सतगुण, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं जो जेमिनी का पार्ट होता है। त्रिदेव थ्योरी मिक्स करके मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, ये जो राजयोग पढ़ाया है वो सारी चीजें और गहराई से पढ़ेंगे। खंडन कब होता है, मंडन कब होता है, वो भी सारी बात पढ़ने वाले हैं। इन सारी चीजों का कैसे देखते हैं, कल पिछले वाले सेशन में मैं आपको सिखाया था कि कैसे आपको व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना है, करियर देखना है, काम देखना है, वो सारी बातें भी हम सीख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको जन्म कुंडली खोलते से ही किसी व्यक्ति का करियर देखना आ जाए, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना आ जाए, उसका शादी देखना आ जाए। उस चार्ट में, मोदी जी के चार्ट में शादी का भी बता सकता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। दारा कारक ग्रह के साथ केतु का बहुत करीबी युति है, इसलिए बहुत ज्यादा शादी में इस तरह का हुआ। तो बहुत सारी बातें आपको वहां सीखने को मिलेगा। तो प्रिडिक्शन का, क्विक प्रिडिक्शन वाले कोर्स है। पितृकारक, कल हमने चर्चा किया था कि पितृकारक क्या होता है। डायरेक्टली अफेक्टेड विद पास्ट लाइफ, मोदी जी का भी पितृकारक है, इसकी भी कहानी मैं समझाऊंगा कि कैसे पितृकारक ग्रह ने कार्य किया और कैसे मोदी जी ने बाय डिफॉल्ट किसी ज्योतिर्लिंग के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली को बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट किया। पास्ट लाइफ कर्मास, बहुत सारी बातें। सफलता, करियर, पराक्रम, सुख, संपत्ति कितना होगा, संतान, रचनात्मक रोग, कॉम्पिटिशन, विवाह आदि के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये आज हमने पढ़ा, ये वाली चीजें, इसकी थोड़ा सा समा बांधा था मैं। जेमिनी राजयोग कैलकुलेशन, राजयोग चैप्टर विद जेमिनी, राजभंग नहीं पढ़ाया है ना, मिरर थ्योरी जेमिनी नहीं पढ़ाया है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक बात है। राहु केतु की सॉल्यूशन, कल हमने पढ़े थे कुछ राहु और केतु के बारे में, कैसे अनलॉक करते हैं प्रारब्ध के माध्यम से। अच्छा, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे, जितना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि बेसिक कवर होगा, हो जाएगा जितना आपको चाहिए इस क्लास को लेकर। उच्च नीच राशियां, स्वराशियां, रज, तमस, सतव, कैसे राशि किस तरह का रोल प्ले करता है, सारा समझ लेंगे। राजयोग कैलकुलेशन समझ लेंगे, त्रिदेव थ्योरी समझ लेंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडी करवाएंगे। भाव एक्टिवेशन थ्योरी, कौन सा भाव कैसे एक्टिवेट करवाते हैं, जैसे पाराशरी में रत्नों के माध्यम से करवाते हैं, हम यहाँ पर एक अलग तरह से ज्योतिर्लिंग के माध्यम से करवाएंगे। क्विक प्रिडिक्शन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन आपको सीखने को मौका मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग कॉन्सेप्ट है। टाइमिंग ऑफ रेमेडीज सबसे महत्वपूर्ण हमारा फैक्टर है कि हम टाइमिंग ऑफ रेमेडीज पे बात कर रहे हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ रेमेडीज, आपको बहुत कम कोर्स मिलेंगे जो घटना के उपाय के दिन बताता है कि किस दिन उपाय करना है, किस नक्षत्र में करना है, किस तिथि को करना है, किस जगह करना है, किस व्यक्ति के साथ करना है, किस तरह से करना है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझना। आपको भी एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, आपको मजा आएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समा बांधूंगा, क्लास में बहुत गहराई समझाऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक रहेगा। देखिए, ये जो धनु राशि है ना, अभी एक ही चीज बता रहा हूँ। धनु राशि काशी विश्वनाथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये मोदी जी के चार्ट में किस तरह से काशी विश्वनाथ का उनका कॉन्सेप्ट रहा। उनका लगन कौन सा था? वृश्चिक लगन था। धनु राशि में यहाँ पे 9 नंबर की राशि था। आप इस बात को समझिए, आरूढ़ लगन में उनका आ, है ना, इस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ था सेकंड भाव में। जैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का उनके जीवन में उन्होंने चुनाव लड़ा था ना वाराणसी से, तो उनकी आवाज प्रफुल्लित हो उठी थी कि अब की बार मोदी सरकार। आप इस बात को समझ पा रहे हो? अब की बार मोदी सरकार वाला फॉर्मूला वहीं से तय हुआ था कि जब वो काशी विश्वनाथ में, है ना, कुछ कुछ, है ना, पाठ पूजा करके आए थे। अब हो सकता है कि उनको पहले से कोई प्राचीन गुरु मिले हो सकता है वैसे मोदी जी का वो संपर्क रहा है, हो सकता है कि वो सडनली हो गया हो सकता है कि ईश्वर जब आपसे काम करवाना चाहता हो तो आप ऐसी जगह चले जाते हो, बहुत सारी बातें। लेकिन एक भाव एक्टिवेशन थ्योरी की बात बता रहा हूं कि उन्होंने धनु राशि को एक्टिवेट कब किया था प्रॉपर तरीके से, आपको, आप हैरान हो जाओगे। आप मोदी जी को पहले नहीं जानते थे, मतलब जानते तो थे, गुजरात दंगे में फेमस हो गए थे, लेकिन उनके भाषण 2014 से पहले इतनी गहराई से नहीं सुने जाते थे। पहले तो बोलते तो वो भी थे,
लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ 2014 के आसपास है कि लोग इतने फेमस हो गए मोदी जी कि भैया अब की बार मोदी सरकार, गुजरात मॉडल, ये सब वहीं से हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, चुनाव भी यहीं से लड़े थे, काशी विश्वनाथ से, वाराणसी से चुनाव लड़े थे। कहीं ना कहीं उनका भाव एक्टिवेशन थ्योरी हुआ था। जाने अनजाने में हो सकता है जानबूझकर भी हुआ हो सकता है कि वो किसी गुरु से मिले हो, उनका कुछ भी भरोसा नहीं है, वो काफी पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। तो बहुत सारी बातें तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भाव एक्टिवेशन किया जा सकता है। बस शर्त है कि आप सही समय पर कर रहे हो, टाइमिंग के साथ कर रहे हो, उस तिथि के साथ कर रहे हो, उस नक्षत्र के साथ कर रहे हो, और जो उसमें व्यक्ति शामिल होना चाहिए उस व्यक्ति के साथ सानिध्य में आप कर रहे हो। आपके जीवन में निश्चित तौर पे वो भाव एक्टिवेट होता है। आपको लगता है कि शादी नहीं हो रहा है तो पाराशरी में बोलते हैं कि रतन पहनाओ। यहाँ पर हम बोलते हैं कि जेमिनी ज्योतिर्लिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आपको लग रहा है कि भाव एक्टिवेट करवाना है तो भाव एक्टिवेट किया जा सकता है। इसमें हम सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु को मिलकर कुछ तिथियां निकालते हैं, कुछ इसमें है ना संक्रांति का वो पक्ष निकालते हैं, और उसके माध्यम से एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि उस समय पर आपको जाके वो काम करना है। ये पूरी तरह से शोधात्मक कोर्स है, तो बहुत यूनिक कोर्स, टाइमिंग ऑफ रेमेडीज के लिए बहुत ही यूनिक आपको चीजें इसमें मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें कल मैं इसमें पढ़ाया था आपको, ठीक है। हाँ, बहुत सारी चीजें आपको कल पढ़ाया था। यहाँ पे पितृ कारक की बात किया था, पांचवा कारक ग्रह अलग से होता है जो हमने शोध किया था। ताला और चाबी का कॉन्सेप्ट है, कल मैं इसकी बात कर रहा था कि राहु और ताला लगाता है और केतु चाबी होता है, जिसको मैं नाग और गरुड़ बेर के माध्यम से भी समझाने की प्रयत्न कर रहा था कि नाग, गरुड़, बेर ये राहु और केतु ताला और चाबी कॉन्सेप्ट को ही लेकर आया है। अगर राम जी के जीवन में ऐसा कॉन्सेप्ट आया है तो हमारे जीवन में भी वो कॉन्सेप्ट है। बस शर्त ये है कि हमारे जीवन में कोई हनुमान हो, हमारे जीवन में कोई केतु बन के आए, हमारे जीवन में नागफाश लगा हो, तो हमारे जीवन को कोई गरुड़ जी बन के आए, तो ये शर्त है। अब राम जी तो नॉलेजेबल व्यक्ति थे, हनुमान जी खुद देवता के ना साक्षात देवता थे, राम जी खुद देवता थे, तो उनको काफी कुछ बातें पता था कि क्या होने वाला है। वो बिल्कुल टाइमिंग ऑफ रेमेडीज के साथ चल रहे थे, ठीक है। उन्होंने खुद ने भी ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया है। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो राम ने किया है, राम पे तो पूरा भरोसा है ना, जो राम ने किया है, और राम के जीवन में कुछ अच्छी घटनाओं का उन्होंने उपाय वगैरह किए हैं और कुछ रिजल्ट आया, तो हमें भी अपने जीवन में कुछ उपाय सही टाइम के साथ करना चाहिए। भगवान श्री राम ने बहुत बढ़िया तरह से किए। रामायण में बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि इंद्रजित कोई उपासना करने चला गया था, कोई देवी माँ की पूजा करने की, अगर वो पूजा सफल हो जाती है और उस समय, तो इंद्रजित को कोई नहीं हरा सकता। तो वो पूजा पे विघ्न डाला गया, वहां पे हनुमान जी चले गए, विभीषण जी चले गए कि भैया विघ्न डालना है, क्योंकि इंद्रजित ने अगर वो रेमेडीज कर लिया तो भैया फिर कोई नहीं हरा सकता इंद्रजीत को, इतनी ताकत उसको मिल जाएगा। इस बात को समझिएगा कि आप मानकर चलो कि उपाय उपाय हर किसी टाइम पे नहीं, किसी विशेष टाइम पे करोगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत बेहतर आ सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, केतु ताला चाबी कॉन्सेप्ट, संक्रांति का सारा समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा, क्लास के लिए क्या फीस है, क्या फीस रखेंगे, आप बताओ। आपकी जो मन पड़े दे सकते हो, लेकिन आप स्वयं बताइए कि एक ऐसा कोर्स जो आपको क्विक प्रिडिक्शन सिखाएगा टाइमिंग ऑफ रेमेडीज के साथ, आप किसी कुंडली में प्रिडिक्शन कर सकेंगे, आप किसी कुंडली में उपाय दे सकेंगे, इतना सब कुछ हो जाए तो फिर क्या चाहिए। हाँ, इस कोर्स का फीस सिर्फ 4100 रुपए है। 4100 रुपये आपको दिखेगा बाहर पोस्टर में हर तरफ। आप जो वेबिनार अटेंड किए हैं वो सिर्फ 3333 देकर भी आप यहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत यूनिक है। इस कोर्स का एक ही लक्ष्य है कि उपाय कब होगा, उपाय टाइमिंग ऑफ रेमेडीज का स्पेशल कोर्स है जो जेमिनी ज्योतिर्लिंग के माध्यम से करवाया जाता है, जिसमें पितृकारक ग्रह को डिकोड किया जाता है। और जब तक हमारे पितृकारक ग्रह की चाबी नहीं खुलती, आप विश्वास रखिए, आपकी कुंडली स्टक में रहती है, तो वो नाग गरुड़ वेद चलता रहता है ना, हम बंधे हुए रहते हैं। इस बात को समझिए कि बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में एक सही समय पर ताला चाबी वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, समझें, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। निश्चित तौर पे उपाय काम कर जाते हैं अगर हमारा भाग्य साथ दे। चीजें क्लियर है? तो आप इस कोर्स के माध्यम से ज्योतिष सीख सकते हो, अपना ज्योतिष का अनुभव बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। क्विक प्रेडिक्शन 2 मिनट में कर सकते हो। मैं आपको विवाह का, शादी का, है ना, संतान का, ठीक है, किस तरह के राजयोग आदि आदि, आज राजयोग के बारे में देखा था, किस व्यक्ति का कैसा करियर रहेगा, किस व्यक्ति का किस तरह का व्यक्तित्व रहेगा, क्या काम करना चाहिए, बहुत सारी बातें मैं सिखा दूंगा जो मोटे तौर पे लोग देखते हैं
वो सारी बातें हो जाएगा। बाकी हरि अनंत हरि कथा अनंता 9 दिन में कितना ही हो सकता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक बात है, लेकिन लक्ष्य इतना रखा है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी बातें हो सकती हैं। ये आप बारकोड यहाँ पे इसका फोटो ले सकते हो, इसी बारकोड पेमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे लिख रखा है 7566722730, इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक बात है। कुछ भी प्रश्न है, अब आप अपने प्रश्न रखिए, प्रश्न लेते हैं। और कोर्स 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया? सबसे पहली चीज ये है, कोर्स करना नहीं करना वो सब अलग चीज है। समझ में आया ना? राजू, समझ में आया ना? हाँ, रिएक्शन दे सकते हो, वीडियो ऑन कर सकते हो, चीजें क्लियर हो रही है ना? हाँ, निर्मला मैडम, निर्मल मैम, हाँ सॉरी, हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कंप्लीट कोर्स होगा जेमिनी का? 4 दशा जो होती है, दशा अंतरदशा दशा तो आप सारी पाराशरी का यूज कर लेना। ठीक है, अच्छा, ये हाँ, तो ये जेमिनी की जेमिनी दशा नहीं ज्योतिर्लिंग कोर्स है। सिखाओगे? मेरा तो एक ही कोर्स आता है जेमिनी पे, ये 9 दिन का ही कोर्स है। इसका मुख्य लक्ष्य है टाइमिंग ऑफ रेमेडीज। ये ओके। जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप है, आप समझ रहे हो? हम्म। जेमिनी ऋषि ने ज्योतिर्लिंग पे बात नहीं किया है, ये जेमिनी ज्योतिर्लिंग वर्कशॉप है। इसमें हम क्विक प्रिडिक्शन सीखेंगे। कई सारे लोग आजकल नए नए प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उन को 5-10-15 मिनट का समय मिलता है, तो कैसे आप प्रिडिक्शन करो और तत्काल रेमेडीज दे सको उस व्यक्ति के जीवन पे, कि ये रेमेडीज आपके जीवन में काम करेगा। ये तो आपका पैसा वसूल कोर्स है, क्योंकि लोगों को बिना रेमेडीज के संतुष्टि नहीं मिलता। ये सुनो, रेमेडीज चाहिए। हाँ जी। ये हाँ रेमेडीज जी। के लिए स्पेशल कोर्सेज और क्विक प्रिडिक्शन के लिए स्पेशल कोर्सेज, कि शादी, संतान, विवाह, करियर आदि बातें बता सकते हैं। आपको दशा का प्रयोग करना है तो पाराशरी की विषुंतरी दशा का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ। ठीक है सर, ये कल पैसे करवा दूं मैं? कल आज मेरे करवा को दो, तो आज करवा कल दो, करूँ, आज करवा कल करवा तो दूं। ऑफर भी मिल जाएगा, है ना? सर फिर नेक्स्ट इसका वो होगा, नेक्स्ट वर्जन भी हम दशांतर दशा भी सीख लें जेमिनी की? मैं सिखाता ही नहीं हूँ ना मैडम, मेरा लक्ष्य इसमें टाइमिंग ऑफ रेमेडीज है ना? ओके अगर मैं ओके। सिखाता तो मना ही नहीं करता आपको। मेरा ओके यही सर। कोर्स है जेमिनी का, इसमें कोई एडवांस कोर्स नहीं है। ओके। ठीक है, ठीक है तो मैं सर, आपको थैंक यू। नंबर भेजता हूँ, आप चाहे तो टोकन अमाउंट हाँ डलवा जी। दीजिए आज, बाकी कल डलवा देना। नहीं, ठीक वो है, तो मुझे करना ही नहीं आता, मैं किसी से कराऊंगी, कल करवा दूंगी सर। कल करवा देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ये मेरा ठीक है नंबर जी। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 7566722730, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा पेमेंट नंबर है। हाँ, मधु पुरोहित मैम। हम्म, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, सर आपने आज अभी जो ये रेमेडी का बता रहे हैं, तो इसमें आप खाली ज्योतिर्लिंग वाला ही कंसेप्ट बताएंगे? प्रॉपर ज्योतिर्लिंग वाला ही कॉन्सेप्ट रहेगा, वो भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि नहीं, किस, वो हाँ, वो सामान्य कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें निकालने के लिए कौन सी उसका तिथि पे काम बेस करवाना। आपका ये पाराशरी रहेगा, ये डिसाइड करने का ज्योतिर्लिंग का, या आप जेमिनी के आधार पे करते हैं? अभी मैं तीनों को मिक्स किया हूं ना, हाँ हाँ, वो तो पाराशरी को, देखा सर, भृगुनंदी बहुत नाड़ी हाँ। को और जेमिनी हम्म। को। तो जी। यथा डेमो तथा क्लास। ठीक है, ओके। जिस तरह का डेमो है उस तरह का क्लास होगा। डेमो इसीलिए देते हैं कि हम और आप एक दूसरे को जान सकें कि व्यक्ति पढ़ाता कैसा है और क्लास होगा कैसा, सिर्फ उसमें इतना ही मालूम पड़ता है। और जो लोग ऑलरेडी वैसे ही बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, तो मैं विश्वास रखता हूँ कि उनको मजा आया होगा, कि अच्छा लगा। ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, ये भी जेमिनी भी किया है हाँ और बीएनएन भी किया है। पर भी बिल्कुल, अच्छा लगा, वो देखना बहुत अच्छा लगा। कल की क्लास में नहीं देख पाई, थोड़ा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा कहीं। आपको, आप हमारे ग्रुप में है हाँ ना? जी जी जी। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग मिल मैं जाएगा। व्हाट्सएप में हूँ। आज ही ज्वाइनिंग व्हाट्सएप कर ग्रुप में लोगे ही होगा आपको। ना? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। जी नहीं जी ग्रुप जी। है तो लिंक भेजू क्या? नहीं है, मैं मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ सर। व्हाट्सएप ग्रुप वहीं में हो ना, से अच्छी करेंगे। बात है। जी। ठीक बात है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज आ ही जाता है। वैसे हम तो बहुत जल्दीबाजी करते हैं, है ना? फटाफट लिंक डालने का कोशिश रहता है कि स्टूडेंट को कष्ट ना हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई मेंबर्स नहीं जुड़ पाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य आप उपस्थित रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये ठीक है सिर्फ सर, एनर्जी ठीक है। एक्सचेंज है ना? सिर्फ आदान प्रदान होता है, कमिटमेंट है जिससे आप भी बने रहोगे, हम भी बने रहते हैं, तो इतना सा है।
बहुत यूनिक कोर्स होने वाला है, अद्भुत सेशन। आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। कोर्स का फीस सिर्फ 3,333 रुपये आज के लिए। ठीक है। जी जी सर। जी हाँ, थैंक यू सर, नमस्कार। कालरा मैम। अ, नमस्कार सर। एक्चुअली ना नमस्कार मैम। ज्वाइन तो काफी पहले से किया था जो आपका वो जो रहता है क्लास का, हाँ, बट ऑलरेडी कुछ चल रहा था तो आई कुड नॉट ज्वाइन, मैं सुन नहीं पाई। तो इज इट पॉसिबल कि ये जब आपकी नेक्स्ट क्लास होएगी स्टार्टिंग वाली से आई कैन ज्वाइन अगेन, रावण बिकॉज के 3 काम रह इंटरेस्टिंग गए बहुत थे। लगा। है रावण के जी। 3 काम रह गए थे कि एक तो मैं सोने में खुशबू पैदा करूंगा। जी। ठीक है। दूसरा उसने कहा था कि मैं लंका से स्वर्ग तक की सीढ़ी बनाऊंगा। ठीक जी। है। और तीसरा उसने कहा था कि मैं पानी में बुलबुले बंद करना चाहता हूँ। अच्छा। ये तीनों काम वो कर सकता था। उसके बाद ऐसी कुछ प्लानिंग था, है ना, कुछ कुछ उसने विज्ञान खोज लिया था। वो ये तीनों काम नहीं कर पाया, पता है क्यों? कि कल करूंगा। जितने राम जी आ गए, जितने सीता को उठा के ले आया, तो ये तीनों सर काम नहीं एक्चुअली कर मैं पाया। मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो हाँ, क्लास चल रही थी साथ साथ में ना, तो मैं इसलिए लॉग इन नहीं कर पाई वीकेंड्स के ऊपर अभी, क्योंकि अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स है ना, तो इसलिए जी वो जी, क्लासेस लगातार हो रही हैं। कोई बट बात नहीं। आई मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट, तो मैं सीखना चाह कर रही लो। थी। इतना मैं आश्वासन दे जी। सकता हूँ मेरे सारे पुराने स्टूडेंट को कि आपको जब भी मौका मिले, वापस से जी। पुराना सेशन अगला बैच होगा, तो आप मुझे जो आपके स्वेच्छा गुरु दक्षिणा हो देकर आ जाइए। मैं बैच 1 से बैच 24 तक रामायण ज्योतिष पढ़ाता हूँ। एक हमारा कोर्स चलता है। जी। जो गुरु दक्षिणा मन करे देखिए आ जाइए। है ना, क्या बोलना। आप लोग हमारे ही हो, कोई दूसरे थोड़ी हो। जी। ठीक बात है ना, जी तो सर। डबल मौका मिल जी। जाएगा। डबल पढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्यों चिंता करना है। जो आपकी ठीक है श्रद्धा सर। हो देखिए वापिस आ जाएगा, तो अभी कर लीजिए। अगली बार जब भी आए तो आप मुझे बोल देना कि राहुल सर, हमें वापस से करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। आपका ही कोर्स ठीक है। है ना। हम तो ये ठीक। चाहते हैं कि आप अच्छे से सीखो। एक बार नहीं, है। 2 बार। मेरे कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि बैच 1 जी। से लेकर बैच 24 में अभी तक आ रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि 9 साल तक आप मेरे साथ हो, अब कैसा लग रहा है? बोले सर बस सुनना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा इतना ही होता है कि सुनना सर ही अच्छा सुनने लग से रहा है। एक्चुअली बहुत कुछ ये भी होता है ना, कि एक तो हाँ, हमारे स्किल्स ब्रश अप हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ नया, कई बार बातों के तारतम्य में कुछ ना कुछ नया आ जाता है जो सीखने को मिल जाता है, कोई वो नया तो है। एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है। वो तो है। सुनने को बहुत कुछ मिलता है, तो आ जाइए। आप हमारे साथ कनेक्ट भी रहोगे, हमारे प्रैक्टिस जी। प्लेटफॉर्म ग्रुप में भी शामिल हो जाओगे। और संपर्क जी। बन जाता है, एक बार कनेक्शन ठीक बन है जाता सर। है ना, तो फिर जी। व्यक्ति, है ना, थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाता है। ठीक है। तो आ राइट जाइए, सर। आपको जोड़ देता हूँ मैं ग्रुप में। ठीक है। थैंक यू सर। जी। ओके। और किसी का कोई विशेष प्रश्न? कि सब चले गए वीडियो ऑफ करके मैच देखना है? ऐसे क्या कर रहे हो आप? तो मैं भी देखता हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो आप सभी निश्चित तौर पे आ जाइए। ये हमारा लास्ट डेमो था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा सेशन लगा होगा और आपको मजा आ जाएगा। हाँ, जिनको भी मुझसे बात करना है आफ्टर द क्लास, तो ये मेरे नंबर हैं। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लेना, आपको कुछ भी प्रश्न है। मैं मेरे स्टूडेंट को कॉल की फैसिलिटी देता हूँ, उठा लेता हूँ। है ना, आप प्रेम भाव से कॉल लगाइए, हमें तो अच्छा लगता है। 7566 722 730, ये मेरे कॉलिंग नंबर है। यही मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे है। आप निश्चित रूप से मुझे व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं, मैं उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।